तो इस चैप्टर का सेकेंड लास्ट टॉपिक डालिए, न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स नेक्स्ट टॉपिक, नया टॉपिक। ये प्रोटीन के फंक्शन हो गए। न्यूक्लिक एसिड्स पहले दिए, कभी भी आप न्यूक्लिक एसिड को डिफाइन करो तो ध्यान रखना जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स, वो हमारे कहलाते नहीं फिर। लेकिन ये नहीं कह रहे, ध्यान रखना डीएनए मोस्टली न्यूक्लियस में पाया जाता है, आरएनए मोस्टली साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, लेकिन वो भी न्यूक्लियस में होता है तो उसको भी न्यूक्लिक एसिड कह दिया था। जिस न्यूक्लिक एसिड में डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है उसको बोलते हैं डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और जिस न्यूक्लिक एसिड में राइबोस शुगर होती है उसको बोलते हैं आरएनए। और यही दो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, तीसरा कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है। एसिडिक नेचर के होते हैं, दैट्स व्हाई कॉल्ड एसिड। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है इनमें, और न्यूक्लियस में पाए जाते हैं इसलिए बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो ये दो ही न्यूक्लिक एसिड है। तो जब भी आप न्यूक्लिक एसिड को डिफाइन करो तो आपको ध्यान रखना है कि 2 टाइप्स के ही होते हैं, और एक न्यूक्लिक एसिड के बनने में 3 चीज़ें लगती हैं, नाइट्रोजिनस बेस, शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप। ये 3 चीज़ें सीक्वेंस में जुड़ती हैं। नाइट्रोजिनस बेस AGCT, एडेनिन ग्वाइनिन साइटोसिन थायमिन, डीएनए में पाए जाते हैं। और नाइट्रोजिनस बेस एडेनिन ग्वाइनिन साइटोसिन यूरेसिल, किस में पाए जाते हैं, आरएनए। मतलब जब ये नाइट्रोजिनस बेस शुगर से जुड़ेंगे, 5 कार्बन की शुगर है, डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज शुगर, प्लस फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ेंगे जो कि होता है H3PO प्रकार का, PO4 प्रकार का, दिस इज फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ से भी लिंकेज, यहाँ से भी, यहाँ से H3PO4 प्रकार का होता है। तो जब ये नाइट्रोजनस बेस और शुगर और फॉस्फेट सीक्वेंस में लिंक होते हैं तो क्या बनते हैं हमारे, न्यूक्लिक एसिड। अगर नाइट्रोजनस बेस A लिंक हो रहा है, G लिंक हो रहा है, C लिंक हो रहा है, T लिंक हो रहा है, उसके साथ 5 कार्बन की डीऑक्सीराइबोस शुगर लिंक हो रही है, फॉस्फेट ग्रुप दोनों में कॉमन है, तो कौन सा न्यूक्लिक एसिड बनेगा, डीएनए। अगर नाइट्रोजनस बेस AGCU लिंक हो रहा है और 5 कार्बन की जो शुगर है वो राइबोज लिंक हो रही है, फॉस्फेट ग्रुप कॉमन है, तो वो क्या बनेगा, आरएनए। और इन तीनों को कॉम्बिनेशन में बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। इनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ध्यान रखना है आपको, न्यूक्लियोटाइड। कोई पूछ ले न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर क्या है, न्यूक्लियोटाइड। डीएनए का मोनोमर क्या है, न्यूक्लियोटाइड। आरएनए का मोनोमर क्या है, न्यूक्लियोटाइड। लेकिन इसके न्यूक्लियोटाइड में और इसके न्यूक्लियोटाइड में कहाँ फर्क आता है, एक तो शुगर में, डीएनए में 5 कार्बन की डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है और आरएनए में 5 कार्बन की राइबोस शुगर। दूसरा एक नाइट्रोजन बेस में भी डिफरेंस आता है, इसमें होता है थायमिन और इसमें यूरेसिल, तो ये डिफरेंस आता है। बाकी फॉस्फेट ग्रुप है। तो अगर इसका न्यूक्लियोटाइड बनेगा तो ए प्लस डीऑक्सीराइबोस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप। अगर आरएनए का न्यूक्लियोटाइड बनेगा तो ए राइबोस शुगर फॉस्फेट, तो ये तो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए आरएनए। जब न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है तो हम क्या कह सकते हैं, क्या है, पॉली न्यूक्लियोटाइड। तो आपसे कोई आज के बाद पूछे पार्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, आप एक लाइन में बोल दो न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉली न्यूक्लियोटाइड ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये पॉली न्यूक्लियोटाइड सब कुछ समा गया उसमें। पॉली, चाहे आप न्यूक्लिक एसिड लिख दो चाहे उसके सामने लिख दो पॉली न्यूक्लियोटाइड, दोनों एक ही चीज है। चाहे आप डीएनए लिख दो उसके सामने लिख दो पॉली न्यूक्लियोटाइड, एक ही चीज है, पर उसका पॉली न्यूक्लियोटाइड किससे बनेगा उसमें डिफरेंस है स्ट्रक्चर में। चाहे आप आरएनए का न्यूक्लियोटाइड बोल दो, आरएनए बोल दो, चाहे पॉली न्यूक्लियोटाइड, दोनों ही पॉली न्यूक्लियोटाइड है तो उसको बोल देंगे। तो न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉली न्यूक्लियोटाइड ऑफ न्यूक्लियोटाइड मोनोमर। फंक्शन, इसका मेन फंक्शन है हेरिडिटी, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड। बच्चों में माता पिता के लक्षणों को लाना, हेरिडिटी करना, अनुवांशिक लक्षणों को पहुंचा देना, उनके जैसा रंग रूप, छवि, शकल, बाल, आँख, कान, बहुत सारी चीज़ें एक बच्चे की अपनी माता पिता से मिलती है। पता चल जाता है दूर से कि इसके माता पिता है, उसकी छवि कुछ अपने माता पिता जैसे ही आती है, तो माता से मिलने लगती है, पिता से मिलने लगती है। तो ये हेरिडिटी कैरेक्टर को, अनुवांशिक गुणों को ट्रांसफर करता है। और आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है लेकिन सिर्फ बहुत लिमिटेड में। आरएनए को जेनेटिक मटेरियल नहीं माना जाता है, डीएनए को माना। ये कुछ प्लांट्स में जेनेटिक मटेरियल है, जैसे टीएमवी,
टोबैको मुजोको वायरस में जेनेटिक मटेरियल है आपका। हाँ, जहाँ तम्बाकू के जो पेड़ हैं उन्हीं में जो वायरस होता है उसको बोलते हैं TMB, उसमें ये जेनेटिक मटेरियल है। और इसका मेन काम है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस पे काम लेता है, ये लेता है आपका। DNA जनरली वन टाइप का होता है, लेकिन RNA 3 प्रकार के होते हैं। एक मैसेज वाला भेजने वाला RNA, मैसेंजर RNA, दूसरा राइबोसोम में पाया जाना RNA, राइबोसोमल RNA, और एक होता है ट्रांसफॉर्मर RNA, जो एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। RNA में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो लिखते हैं अब इसको, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा न्यूक्लिक एसिड में। तो लिखिए इसमें, हाँ लिखो इसको, लिखो इसको, न्यूक्लिक एसिड्स आर defined as पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड्स आर डिफाइंड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड of nucleotide monomers. Nucleic acids are defined as polynucleotides of nucleotide monomers. Polynucleotides of nucleotide monomers, इसी के आगे लिखना है मर्स। कंसिस्ट क्या कंसिस्ट करते हैं, ध्यान रखना है। कंसिस्ट नाइट्रोजीनस बेस। दूसरा क्या, कितने कार्बन की, पेंटोज शुगर। तीसरा क्या, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट ग्रुप, जो कि फॉस्फोरिक एसिड से आता है। क्या होता है फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला, H3PO4। ये हो गया इसका, जाओ जिसको स्कूल जाना है। सेंटेंस दिखाओ, देखिए। न्यूक्लिक एसिड आर डिफाइंड इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड ऑफ न्यूक्लियोटाइड मोनोमर कंसिस्ट नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। सुनो, पहले नंबर, न्यूक्लिक एसिड आ जाए, उसकी मैचिंग आ जाए, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड आ जाए तो उसको मैच कर देना। पॉलीन्यूक्लिक एसिड बोल दो चाहे पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जो दोनों एक ही चीज़ है। और न्यूक्लियोटाइड का मतलब है न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर, ध्यान रखिएगा। पॉलीन्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन न्यूक्लियोटाइड का मतलब है उसका मोनोमर। अब पूछे न्यूक्लिक एसिड्स क्या है, तो आपको ध्यान रखना, न्यूक्लिक एसिड एक प्रकार के पॉलीमर है। किसके, पॉलीन्यूक्लियोटाइड के। इनका मोनोमर क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड के बनने में 3 यूनिट लगती हैं। एक होती है नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, और जब कई सारे न्यूक्लियोटाइड बन जाते हैं तो बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक चेन इस साइड रखी और पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक चेन इस साइड रखी, और ये आपस में लिंक हो जाएंगी तो बन जाएगा आपका DNA। और एक ही चेन अगर आपकी अरेंज हो रही तो वो बन जाएगा RNA। तो इसके आगे लिखना चालू करते हैं जो हमने कल लिखवाया था। तो अगर हम बात करें, टाइप्स लिखो, टाइप्स लिखेंगे तो फर्स्ट है आपका DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और सेकेंड है आपका RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड।
तो डीएनए में आपको लिखना है डीऑक्सी राइबोस शुगर। कौन सी शुगर होगी इसमें? डीऑक्सी राइबोस शुगर, डीऑक्सी राइबोस शुगर। और आरएनए में कौन सी शुगर होगी? राइबोस शुगर, राइबोस शुगर प्लस दोनों में नाइट्रोजनस बेस होंगे, इसमें भी नाइट्रोजनस बेस होंगे और उसमें भी नाइट्रोजनस बेस होंगे, लेकिन जो इसमें बेस होंगे उनका नाम क्या है? ए, जी, सी एंड टी। ध्यान रखिएगा, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। और इसमें जो नाइट्रोजनस बेस होंगे वो होंगे ए, जी, सी, यू। आपके एग्जाम में कई बार एक ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, कौन सा नाइट्रोजनस बेस आरएनए में नहीं पाया जाता? थाइमिन। आंसर है थाइमिन। कौन सा नाइट्रोजनस बेस डीएनए में नहीं पाया जाता? आंसर है यूरेसिल। पूछ लिया जाए विच नाइट्रोजनस बेस फाउंड इन आरएनए इन प्लेस ऑफ थाइमिन। थाइमिन के प्लेस पे आरएनए में कौन सा पाया जाता है? यूरेसिल। ध्यान रखिएगा, ठीक है। एजीसीटी, ये नाइट्रोजनस बेस है, इसमें एजीसीटी, इसमें। और दोनों में ही क्या पाया जाएगा? फॉस्फेट ग्रुप, जो कि फॉस्फेरिक एसिड से आएगा, H3PO4 से। या PO4-3 भी लिख सकते हो, क्योंकि H तो निकल जाते हैं, ठीक है ना। दोनों सही है, चाहे H3PO4 लिख दो चाहे PO4-3। तो ये न्यूक्लियोटाइड लिखा है आपका, इट इज अ न्यूक्लियोटाइड। जब ये बहुत सारे मिल जाएंगे तो बन जाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड, डीएनए। तो डीएनए और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस कहाँ आता है? दो जगह, एक तो शुगर में, दूसरा नाइट्रोजनस बेस में। 3 नाइट्रोजनस बेस तो दोनों में सेम है, चौथा डिफरेंट है, इसमें थाइमिन और इसमें यूरेसिल। जे एक न्यूक्लियोटाइड लिखा हुआ है, न्यूक्लियोटाइड। और जब ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएंगे आपके तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर बनेगी। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड में अगर ये कंपोनेंट है तो वो डीएनए बनाएगा, और अगर ये वाले कंपोनेंट है तो वो क्या बनाएगा? आरएनए। -3 हटा दो यहाँ से, -3 या तो 3H निकाल दो तब। तो ये होते हैं आपके इसके 3 कंपोनेंट्स, डीऑक्सीराइबोस शुगर बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। देखो यहाँ से 99% चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन अगर आता है आपके, इसमें बता रहे हैं हम, तो वो डीएनए और आरएनए में डिफरेंस आता है, 99% आता है। अब टिपिकल यहाँ से थोड़ा सा पूछ ले तो टिपिकल तो है ही नहीं, यहाँ से न्यूक्लियोटाइड पूछ सकते हैं बाटा न्यूक्लियोटाइड, बाटा न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में फर्क है, तीनों बेसिक यूनिट कहलाती है न्यूक्लियोटाइड, लेकिन बेस प्लस शुगर 2 बेसिक यूनिट कहलाती है न्यूक्लियोसाइड। तो आप ए भी बोल सकते हो, न्यूक्लियोसाइड प्लस H3PO4 कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। लिखवाएंगे, अभी परेशान मत हो। तो थोड़ा और टफ बना के क्वेश्चन पूछ ले तो आपसे पूछ सकते हैं बाटा न्यूक्लियोसाइड, बाटा न्यूक्लियोटाइड, यहां से पूछ सकते हैं। और अगर थोड़ा और घुमा के पूछ ले तो आपसे कह देंगे केमिकल कंपोजिशन बताओ डीएनए का, केमिकल कंपोजिशन बताओ आरएनए का, यही है। लेकिन इतना लिख के आओगे तो आधा नंबर, इसको अच्छे से लिखना पड़ेगा। केमिकल कंपोजिशन बताओ डीएनए का, केमिकल कंपोजिशन बताओ आरएनए का। और ये क्वेश्चन आने की जिसकी 0% प्रोबेबिलिटी है आपके लिए, बायो में आ सकता है, वो हो सकता है कि डीएनए का स्ट्रक्चर बताओ, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक, ये आ सकता है। यूजेज आ सकते हैं, लेकिन फिर भी इसमें सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कि आपके में आ सकते हैं डिफरेंशियल बिटवीन डीएनए आरएनए। तो पहले हम इसको करेक्ट करते हैं, फिर कंपोजिशन में आते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब आपको डिफरेंस करके हम हेडिंग नहीं डलवा रहे, सीधे मान लो आपके में आ गया न्यूक्लिक एसिड, तो सीधे लिखा न्यूक्लिक एसिड आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड मोनोमर कंसिस्ट 3 बेसिक यूनिट्स, नाइट्रोजन बेस, शुगर, फॉस्फेट। कहीं भी आगे पीछे लिखो, डीएनए में इस प्रकार क्या, और फिर डीएनए के बारे में लिख दो और आरएनए के बारे में लिख दो, जो हम यहाँ लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। तो तुरंत याद करते जा रहे हैं, और फिर इनका केमिकल कंपोजिशन भी देखते हैं अच्छे से, ठीक है। तो चलिए तुरंत याद करते जा रहे हैं। कितने नंबर का आएगा अगर तो 2 नंबर या 3 नंबर, ठीक है। तो डालिए हेडिंग डी ऑक्सी
ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इन शॉर्ट डीएनए। डालिए हेडिंग। हेडिंग मतलब दो कॉलम ही बनाने जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही करना है। राइबो न्यूक्लिक एसिड, ब्रैकेट में लिख सकते हैं इन शॉर्ट आरएनए। ऐसे किसको हर सौ ऐसे उठो बेटा, एक मिनट आओ करने से ऐसे ऐसे हो जाओ ऐसे। चलिए ध्यान रखना, डीएनए डबल हेलिकल मॉलिक्यूल है, आरएनए सिंगल हेलिकल मॉलिक्यूल है। अगर हम एक सेल का स्ट्रक्चर बना दें, एक सेल का, तो सेंटर में बहुत छोटा आपका न्यूक्लियस पाया जाता है और डीएनए इसी न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, ध्यान रखिए। और हम बता दें, अगर वो जगह बता दें जहाँ डीएनए पाया जाता है, वो होते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं आपके, और क्रोमोसोम में जीन के फॉर्म में, सेगमेंटल फॉर्म में होते हैं, तो ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। और आरएनए की बात कर दें तो ये सेल की मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के बीच में एक जेली जेली मैट्रिक्स पाई जाती है आपकी। हाँ, शुद्ध हिंदी बोलते हैं तो चिपचिपा आपका स्मूथ द्रव्य भरा होगा जो इस सेल ऑर्गन को सेफ रखता है। और आरएनए यहाँ पाया जाता है, यहाँ ये मोस्टली यहाँ पाया जाता है आरएनए साइटोप्लाज्म में, और डीएनए मोस्टली पाया जाता है न्यूक्लियस में, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट। और अगर हम बायो में पढ़ाएं अगर डीएनए आरएनए को, तो फिर तो हम बहुत पढ़ा सकते हैं। जैसे आरएनए न्यूक्लियस में तो पाया जाता है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपका डीएनए पाया जाता है आपके, माइटोकॉन्ड्रिया भी इसको लिख सकते हो आपके, है ना। अब आरएनए की हम बात कर लें तो आरएनए मोस्टली तो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, लेकिन न्यूक्लियस में भी पाया जाता है, तो वहाँ की जरूरत नहीं है, हमें जो स्पेशल फीचर है वो लिखने हैं। मोस्टली तुरंत याद करते चलना है। फाउंड in the nucleus of cell, mostly found in the nucleus of cell। वैसे इतना वैसे याद करना है आपको कि न्यूक्लियस में पाया जाता है, मोस्टली फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ सेल। सिर्फ मेन पॉइंट, बाकी तो याद हो गया अपने आप, इंग्लिश तो बनानी आती है ना, क्या दिक्कत है। मोस्टली फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, मोस्टली फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, मोस्टली फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। इसमें सिर्फ साइटोप्लाज्म याद करना है। साइटो मतलब सेल, प्लाज्म मतलब वह द्रव, वह चिपचिपा पदार्थ। मोस्टली फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। कैसा ये होता है? डबल स्टैंडर्ड, डबल हेलिक्स, ध्यान रखिएगा। सेकेंड पॉइंट लिखिए, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में लिखिए डबल स्टैंडर्ड, थोड़ा सा इसको और सुधार के लिखते हैं। कंसिस्ट मतलब लिख तो दो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा और बोलने में अच्छा लगे। कंसिस्ट डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स, कंसिस्ट डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स। इसमें लिखो स्ट्रक्चर में, इसकी स्ट्रक्चर में लिखो कंसिस्ट सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिक्स।
वैसे इतना याद रखना है कि इसमें सिंगल स्टैंड पाया जाता है और इसमें डबल स्टैंड पाया जाता है। ये ऐसा होता है डबल स्टैंड, और ये ऐसा होता है सिंगल स्टैंडर्ड। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट लिखिए, कौन सी शुगर पाई जाती है? कंसिस्ट। कंसिस्ट, लेकिन वो कितने कार्बन की होती है? 5 कार्बन। कंसिस्ट 5 कार्बन, 5 कार्बन्स डीऑक्सी राइबोज शुगर। कुछ नहीं याद करना है इसमें, बाकी सब लैंग्वेज आपकी हमारे जैसे मत लिखो ना कि इसके कंसिस्ट 5 कार्बन डीऑक्सी राइबोज है, 5 कार्बन डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज। अपनी भाषा में लिखो, इन डीएनए द शुगर इज फाउंड विच इज द शुगर इज फाउंड इज डीऑक्सी राइबोज। अपनी भाषा में लिखो, कोई हमारी भाषा। वैसे इसमें तुम्हें ये लिखना है कि ये न्यूक्लियस में पाया जाता है, आपकी भाषा, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप स्ट्रक्चर में आपको से बोलना है कि डबल स्टैंडर्ड होती है, अपनी भाषा। शुगर में आपको से बोलना है कि इसके बाद डीऑक्सी राइबोज शुगर है, आपकी अपनी भाषा है। हमारे जैसे मत लिखो कि इसके बाद कंसिस्ट 5 कार्बन डीऑक्सी, लेकिन बोलो डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है, जो भी आपको जैसे भी बोलना हो। कंसिस्ट डीऑक्सी राइबोज शुगर, इसमें लिखिए कंसिस्ट राइबोज शुगर। हाँ हाँ, लिख लो लिख लो, उसमें तो हम नहीं लिख पाए तो क्या आप लोग लिख लो। कंसिस्ट 5 कार्बन राइबोज शुगर, कंसिस्ट 5 कार्बन राइबोज शुगर, कंसिस्ट 5 कार्बन राइबोज शुगर, 5 कार्बन राइबोज शुगर। बस न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म में, डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड, डीऑक्सी राइबोज, राइबोज। अपनी भाषा लिखना है आपको। अभी लिख रहे हैं ना, अभी कर रहे हैं, है ना। 4-5 जितने आपको याद करने हो, हाँ, उतने आप कर सकते हो। 4th नंबर, कंसिस्ट A, G, C and T as a nitrogenous base। यहाँ पर पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं होती है, आगे जब अलग से पूछा जाए तो पूरा। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। ध्यान रखना यहाँ थाइमिन और जो विटामिन में थाइमिन था, दोनों की स्पेलिंग अलग है। ये THYMINE है, वो THIAMINE, ध्यान रखिएगा। तो कंसिस्ट AgCT एज ए नाइट्रोजन, ऐसे मत लिखो, अपने मन से लिखो ना। द नाइट्रोजनस बेस फाउंड इन DNA आर AgCT। अपनी बात बोलो, DNA कंसिस्ट AgCT एज ए नाइट्रोजनस बेस। In DNA, the nitrogenous bases are found. They are AgCT। अपनी भाषा में लिखो, बस आपको ये बोलना है कि AgCT। और अगर बता दें तो Ag को बोलते हैं प्यूरिन और Ct को बोलते हैं पिरामिडिन। ये आगे बताएंगे अभी हम। Ag इज अ प्यूरिन, इनकी प्यूरिन जैसी स्ट्रक्चर होती है, जे होती है प्यूरिन, दिस इज द प्यूरिन। इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती है आपकी नाइट्रोजनस बेस के साथ, दिस इज कॉल्ड प्यूरिन, दिस इज कॉल्ड प्यूरिन। तो इनकी स्ट्रक्चर जो होगी एडेनिन ग्वानिन की प्यूरिन से मिलती जुलती होगी, जबकि साइटोसिन थाइमिन की जो होगी वो पिरिमिडीन से मिलती होगी, पिरिमिडीन से मिलती होगी आपकी, पिरिमिडीन से। तो इसको ये पिरिमिडीन होते हैं। आप लिख सकते हो कि Ag प्यूरिन, Ct पिरिमिडीन। प्यूरिन होंगी आपकी A एंड G और पिरिमिडीन होगी, अगर ये लिखना चाहो तो, नहीं तो इसको कोई ज़रूरी नहीं है। जे होगी यहाँ पर C एंड T, जे होगी पिरिमिडीन।
जरूरी नहीं आप इसको लिखो, अवॉइड कर सकते हो, अरे बहुत डिफरेंसेस है, आप इसको छोड़ सकते हो यहाँ पर, लेकिन आगे तो लिखना पड़ेगा। कंसिस्ट ए जी सी यू एज, आप ये भी लिख सकते हो ए जी सी एंड टी और ए जी सी एंड यू, बेटर होगा, ए जी सी एंड यू एज अ नाइट्रोजीनस बेस, नाइट्रोजीनस बेस, जीनस बेस, जिसमें जो प्यूरीन होगी वो तो सेम है दोनों में, प्यूरीन या प्यूराइंस भी बोल सकते हो, वो तो सेम है दोनों में, एडेनिन एंड ग्वाइनिन, लेकिन इसमें पिरिमिडीन क्या होती है? बिल्कुल सही, इसमें पिरिमिडीन होती है साइटोसिन एंड यूरेसिल, इसको अवॉइड कर सकते हो आप यहां पर। तो आपसे कोई पूछ ले कुल पिरिमिडीन कितनी होती है, बता सकते हो? कुल पिरिमिडीन कितनी होती है? 3 होती है, समझ गए? कुल पिरिमिडीन कितनी होती है? 3। चेक करो, वहां पर क्या है? C, यहां भी C है, अब यहां क्या है? T और वहां पर क्या है? U, तो C कॉमन हो गया और T U, तो 3 पिरिमिडीन होती हैं। इस पॉइंट को इतनी पे रखो आप लोग, ये इतने पे रखो लिखने के हिसाब से, लिखना हो तो लिख लेना शॉर्ट में, जल्दी जल्दी लिखना, कुछ चीज़ें हमें पेपर में टाइम भी तो बचाना है हमें, तो ऐसे क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना है। उसने 3 पूछे 5 लिख के आओ, जल्दी जल्दी, खत्म बात, इनमें ना गिरना है, टाइम बचाना है ना हमें पेपर में। कुछ क्वेश्चन होंगे जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो हमारा टाइम खाएंगे, कुछ बड़े क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ के लिए टाइम कवर करना है, तो ऐसे क्वेश्चन में आ जाए तो 1 मिनट में लिख देना है, जल्दी जल्दी। हमारे जैसे लैंग्वेज बना के भी बड़े जल्दी जल्दी लिखना है। नाइट्रोजनस बेस हो गया, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, नाइट्रोजन में AgCl होता है। 5th नंबर देख लें हम, इसका क्या हो सकता है? इसका 5th नंबर, चलिए लिख लीजिए, शोज प्रॉपर्टी ऑफ, डीएनए की खासियत क्या होती है? अपने ही जैसे क्या बना लेता है? आइडेंटिकल्स बना लेते हैं, कपल्स बना लेता है, इस प्रोसेस को कहते हैं रेप्लिकेशन, शोज प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन। इसमें लिख लीजिए डज नॉट फाउंड इन आरएनए, हाँ ठीक है, डज नॉट फाउंड इन आरएनए, शोज प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन, डज नॉट फाउंड इन आरएनए, ये बढ़िया रेप्लिकेशन नॉट रेप्लिकेशन। शोज प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन डज नॉट फाउंड, या फिर ऐसा भी ले सकते हो रेप्लिकेशन इज नॉट फाउंड इन आरएनए, अपनी भाषा में बताओ, और बताओ, हाँ और बताओ, बहुत लास्ट में कहीं, और बताओ कितने याद आ रहे हैं? नहीं आ रहे यार, तो याद कर ही ले रहे, चलो लिखो 6 नंबर, responsible for heredity, आनुवांशिक गुणों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी। नहीं आ रहा है हेरिडिटी याद? अब अपनी बात लो, ट्रांसफर जेनेटिक करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड, अपनी भाषा में। हेरिडिटी अपने आप में कंप्लीट वर्ड है, ये खुद अपने आप में बोलता है कि हम अनुवांशिक गुण हैं, एक से दूसरे में जाते हैं, माता पिता से बच्चों में जाते हैं, एक से दूसरे मतलब सिर्फ माता पिता से बच्चों में। रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी, अपनी भाषा में लिखो, ट्रांसफर जेनेटिक करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड, चाइल्ड में जाते हैं,
ये भैया प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हेल्प्स या फिर आप लिख सकते हो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ऐसे लिख दे इसी लैंग्वेज, या हेल्प से, जल्दी बताओ किस लैंग्वेज से जी, हेल्प से, चलो हेल्प से। हेल्प्स इन बायोसिंथेसिस, बायो मतलब जीवों में, ना भी लिखोगे तो वो तो जीवों में पाया जाएगा, पत्थर में थोड़ी पाया जाता है आरएनए। हेल्प्स इन बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, हेल्प्स इन बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। जनरली DNA इज वन टाइप, लेकिन ये बात डीप में जाओगे तो गलत हो जाएगी, ध्यान रखना। लेकिन यहाँ सब कुछ सही है, यहाँ सब कुछ सही है। ऑन टाइप नहीं, वन टाइप। जनरली DNA इज वन टाइप। अब शॉर्ट में लिख देते हैं हम, RNA 3 टाइप्स का होता है, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं, क्यों टाइम वेस्ट करें। 3 टाइप्स, देखो बनाने के लिए तो बहुत डिफरेंसेस बना सकते हैं हम यहीं पर, 3 टाइप्स, ठीक है ना। तो 3 टाइप्स में देखो, सब शॉर्ट में लिखना। आर को राइबोसोमल RNA, मैसेंजर RNA, ट्रांसफॉर्मल RNA, ऐसे लिखो। rRNA, mRNA, tRNA, ऐसे लिख लो, जिस शॉर्ट में लिखे जाते हैं। जी जी जी, और लिखते हैं काद। वैसे तो हमारा कोटा पूरा हो चुका है, लेकिन लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, कोई भी 5 लिखा ना, ध्यान रखिएगा DNA का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, 10⁶ से 10⁸ तक जाता है, जबकि जो RNA का मॉलिक्यूलर मास होता है 10⁴ या 10�3 होता है। तो इनका मॉलिक्यूलर मास जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। DNA have very high molecular mass, very high molecular mass. इसको ऐसे भी लिख सकते थे, कंसिस्ट वेरी लार्ज पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन्स। बहुत लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है तो मास कैसे हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। DNA है वेरी हाई मॉलिक्यूलर मास, कंसिस्ट वेरी लार्ज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। द मास ऑफ RNA, अपनी भाषा में लिखो, द मास ऑफ RNA, द मास ऑफ RNA lesser than DNA, the mass of RNA, हाँ 8 नंबर डाल, the mass of RNA lesser than DNA consist a small polynucleotide, इसमें एक ही चेन होती है, घूमती रहती है।
देखिए इतने सारे नहीं, जैसे 2 नंबर में आए तो 3 या 4, 3 में आए तो 5, है ना, बस इससे ज़्यादा नहीं, 4 में आ जाए तो 6, बस इससे ज़्यादा नहीं। एक और लिखवा देते हैं, ठीक है। देखो अब ये तो, अब आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल सिंपल है तो है, क्या कर लें हम। देखो डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड पाया जाएगा उसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसमें कौन सी शुगर पाई जाएगी, डीऑक्सी। और आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है वो होता है राइबोन्यूक्लियोटाइड, ध्यान रखना, ठीक है ना। इन डीएनए न्यूक्लियोटाइड is named as deoxyribonucleotide। स्किप कर देना, ना याद करना तो कोई दिक्कत नहीं है, पीछे के करना। डीएनए न्यूक्लियोटाइड इज नेम्ड एज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। आरएनए में लिख सकते हो, इन आरएनए न्यूक्लियोटाइड इज नेम्ड एज राइबोन्यूक्लियोटाइड। अभी इसलिए इतने सारे लिखवा दिए कि अब आप लोग ऐसा नहीं कि कोई भी 3 4 5 तो याद आ ही जाएंगे उस टाइम पे। पहला नंबर तो इसकी संरचना 2 3 तो यहीं से याद है, देखो 3 तो यहीं से याद है डीएनए आरएनए में। डीऑक्सीराइबोस शुगर, राइबोस शुगर, डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड, न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म में, हेरिडिटी, और आपका ये प्रोटीन सिंथेसिस, एजीसीटी, एजीसीयू। बस 5 इतने पर्याप्त हैं, बहुत हो गया। चलिए हाँ, डीएनए और आरएनए का मोनोमर एक होता है? डीएनए आरएनए का मोनोमर एक नहीं है, अलग अलग होता है। इसका मोनोमर जो है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड ही है दोनों, लेकिन केमिकल कंपोजिशन अलग है। इसका जो न्यूक्लियोटाइड है वो बना है एजीसीटी से, तो एजीसी तक तो दिक्कत नहीं है, लेकिन टी इसमें है और उसमें एजीसीयू। सबसे बड़ा डिफरेंस, जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा उसमें पेंटोस शुगर आएगी, जो हमेशा इसमें क्या होगी, डीऑक्सीराइबो, जिसमें क्या, राइबो। तो वो तो यहीं से डिफरेंस आ गया। मान लो ये एडेनिन इसमें भी आया, एडेनिन इसमें भी आया, तो यहाँ तक तो सिमिलरिटी आ गई, लेकिन पेंटोस शुगर इसमें हमेशा क्या होगी, डीऑक्सीराइबो, इसमें राइबो। तो न्यूक्लियोटाइड ही कहा जाएगा दोनों को, लेकिन डीएनए की एक्सरे डिफ्रेक्शन मेथड आती है, उससे डीएनए की स्ट्रक्चर डिटरमाइन की गई है। ब्रेड की बात कर रहे हो तो देखिए डीएनए है क्या, ये वो छोटे सेल की स्ट्रक्चर देखे तो हम सेल तो देख नहीं पाते हैं, तो डीएनए तो उसके अंदर है, उसके लिए तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की स्ट्रक्चर चाहिए। तो अब इनको हम ग्राम में नहीं मेजर कर सकते क्योंकि ये बहुत छोटे हैं, तो इनके लिए हमें माइक्रोग्राम चाहिए, नैनोग्राम चाहिए, पिकोग्राम चाहिए, है ना, छोटी यूनिट चाहिए इनके लिए हमें। पिकोग्राम बेसिकली आप नैनोग्राम में भी कर सकते हो, ठीक है। डाली हेडिंग, क्योंकि ये नेचर इनका एसिडिक होता है, फॉस्फोरिक ग्रुप पाया जाता है ना इनमें, फॉस्फोरिक ग्रुप, तो फॉस्फोरिक ग्रुप क्या है, H3PO4, एसिडिक नेचर का है ना। चलिए लालिए हेडिंग, केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए, केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। कितना टाइम बचा हुआ है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए, chemical composition of DNA and RNA, chemical composition of DNA and RNA। chemical composition of deoxyribonucleic acid, deoxyribonucleic acid, आवाज नहीं, एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग डालिए, पेंटोज शुगर,
पेंटोज शुगर का मतलब क्या होगा? 5 कार्बन शुगर, 5 कार्बन शुगर, 5 कार्बन शुगर, पेंटोज शुगर। तो देखिए पेंटोज शुगर जल्दी से बना लो। ये बन गई पेंटोज शुगर। रिंग में ध्यान रखना, पर रिंग में 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होता है, एक कहीं बाहर भटक रहा है, लेकिन पेंटोज शुगर कहने का कारण है 5 कार्बन। ठीक है, बना लो जल्दी से। ये बन गई हमारी पेंटोज शुगर, दोनों की, डीएनए की आरएनए। जल्दी बनाओ, एक मटका बनाओ, को प्लेट से ढक दो। ढक दे हो तुम हर्ष? ढक दो। एक बच्चा बोला सर हम ऐसे बना लेते, तो ऐसे ऐसे अच्छे जल्दी बन जाते। बना लो बेटा, कचू दिक्कत, ऐसे ही बना लो। दोनों बनानी है। चलो तो देखो, देखो ध्यान से, HOH, यहाँ भी HOH, तीसरे कार्बन पे भी HOH ही रखना है, ऊपर नहीं करना है। ध्यान रखना, चाहे आपकी राइबोज शुगर हो चाहे आपकी डीऑक्साइड, दोनों ही बीटा वाली होती है। तो OH पहले कार्बन पे कहाँ होगा? ऊपर की तरफ। ये शो करता है बीटा को, दिस इंडिकेट बीटा। ठीक है, और यहाँ पाया जाता है CH2OH और यहाँ पर H। दिस इज राइबोज शुगर, दिस इज अ राइबोज फाउंड इन आरएनए, बीटा पर ही। तो देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे? बीटा, बीटा। हाँ, वो वहाँ से नहीं करना है इसको कनेक्ट बेटा, वहाँ से नहीं करना है इसमें, इसमें यहीं इसको ऐसे ही रखना है। वो अलग कौन से, ये अलग, यहाँ नहीं रखना है याद, यहाँ पर इसको ऐसे रखना है बीटा। और लास्ट वाले कार्बन को अगर आप देखोगे तो इसमें OH नीचे की तरफ होता है, राइट, इसलिए इसको D बोलते हैं, बीटा D। और रोटेशन की बात करें तो दोनों ही लिबियो रोटेटरी होती है, बीटा D राइबोज, दिस इज कॉल्ड राइबोज। किसमें पाई जाती है? किसमें पाई जाती है? आरएनए में पाई जाती है, इन आरएनए। बीटा D रोटेशन लिबियो। आप जितना सारा नाम नहीं लिखना चाहते सब लिख दो राइबोज, ओनली राइबोज इन आरएनए। अब इसको डीऑक्सीराइबोज क्यों कहते हैं? क्योंकि राइबोज में से एक ऑक्सीजन अगर हम कम कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी? डीऑक्सीराइबोज। ये दूसरे कार्बन से सिर्फ ऑक्सीजन निकाल दो तो ये क्या बन जाएगी? आपकी डीऑक्सीराइबोज, सिर्फ दूसरे कार्बन से, बाकी पूरी स्ट्रक्चर कॉपी पेस्ट दूसरे से बेटा। फर्स्ट ए और सेकेंड ए, फर्स्ट कार्बन ए और सेकेंड कार्बन ए। हाँ कौन है, जल्दी पूछो। थर्ड किससे गिनते थे? जब यहाँ एक CH2H, तुम फ्रेक्टोज से कनेक्ट कर रहे हो ना, जब CH2H होता था यहाँ पर तब गिनते थे। इसमें थोड़ी है, इसमें 5 कार्बन हो गए ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको अलग से याद रखो, प्रैक्टिस करो, नहीं तो तुम पता चलो डीएनए आरएनए को मिक्सचर बनाया है फ्रेक्टोज, उसको तो वो नया कार्बोहाइड्रेट जन्म ले ले होते पे। ध्यान रखनी इस बात को, नया कुछ वहाँ पर उत्पन्न कर देना, डिस्कवरी। ठीक है, तो ये बीटा ही है, दोनों बीटा। सेकेंड नंबर के कार्बन से ऑक्सीजन हटा देना है वेस, बाकी और सेम है। सेकेंड नंबर के कार्बन से हम हाईलाइट भी कर देते हैं कि सेकेंड नंबर के कार्बन से हमने ऑक्सीजन हटा दिया है, बाकी सब सेम, CH2OH। बीटा ध्यान रखना, डीऑक्सी कहाँ से भी बाद में बताएंगे, पहले लास्ट कार्बन पे जो डी है वो इस साइड होता है, तो बीटा डी, रोटेशन लिबियो ही होता है दोनों का। अब इसमें जो डीऑक्सी हुआ है वो किस कार्बन पे हुआ है? सेकेंड, तो बीटा डी लिबियो रोटेटरी 2 पे हुआ है, तो 2 डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज। अब इतना बड़ा नाम नहीं लिखना आपको एग्जाम में, मत लिखो, सीधे ले सकते हो बीटा डीऑक्सीराइबोज, है ना, गलत ना लिखना। बीटा डीऑक्सीराइबोज लिख दोगे सही है, या इतना बेस लिख दोगे ना,
2 डीऑक्सीराइबोज, ये भी बिल्कुल सही, ये तो पूरा हमने सिखा दिया आपको। 2 डीऑक्सीराइबोज भी ले सकते हो, तो ये हो गई पेंटोस शुगर, ठीक है ना, इन डीएनए, इट इज फाउंड इन डीएनए। तो पहला खत्म हो गया है पेंटोस शुगर का, 5 कार्बन। तो राइबोज फाउंड इन आरएनए, डीऑक्सीराइबोज फाउंड इन डीएनए। ये देखो बीटा इसकी वजह से, डी लास्ट वाले कायरल कार्बन पे अगर OH इस साइड होता है तो उसको बोलते हैं डी। रोटेशन एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है, लीवियो। और ऑक्सीजन किस कार्बन से हटा है, फर्स्ट और सेकेंड, तो 2, तो 2 से क्या हुआ, एक ऑक्सी डी कर दिया, तो डी ऑक्सी राइबोज, ऐसे ध्यान रखना है। बन जाएगा, क्लियर है। अब डालिए फॉस्फेट ग्रुप, बीटा डी डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी। हाँ का बेटा, का बोल गए अपने आप, आवाज़ ऐसे तक नहीं आ पाई। हाँ अच्छे हो तुम्हारा स्कूल, अच्छे हो तुम्हारे स्कूल की तारीफ करे कैमरा पे। आयुषी को स्कूल अच्छो है, वो पन्ना में गांधी चौक पे पाया जाता है। उसमें एक बड़ा खेल का मैदान है, उसमें 50 कमरे हैं, और कुछ और ज़्यादा बोले 100 कमरे हैं। डालो नेक्स्ट, सेकेंड केमिकल कंपोजिशन। देखो रिकॉर्डिंग कितने मिनट की बची, 7 मिनट की बची। लिखो, हमने जानबूझ के लेट स्टार्ट किया था, जिसमें तुम लोगों का 45 मिनट की रिकॉर्डिंग ही थी आज। सेकेंड डालो, फॉस्फेट ग्रुप, आवाज नहीं करनी है, फॉस्फेट ग्रुप, मान जाओ बेटा, मान जाओ। फॉस्फेट ग्रुप, या बोल सकते हो फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। ये डीएनए और आरएनए में दोनों में H3PO प्रकार का होता है। तो देखिए H3PO4, दैट इज H3PO4, या फिर इन तीनों पॉइंट से लिंकेज होती है, इन तीनों से, तो आप ऐसे भी बना सकते थे, तो PO, O नेगेटिव, दैट इज PO4 माइनस। तीनों में से कुछ भी एक लिख दोगे सब सही है। नॉर्मल कंडीशन में ऐसा है, जब लिंकेज करता है तो ऐसा है। both in DNA and RNA. चलो, ये तो पहले ही से बनते, उसमें क्या दिक्कत है। ऑक्सो एसिड है इधर का। थर्ड हो गया, 3 ही होते हैं केमिकल कंपोजिशन के पार्ट, तो 2 तो हो गए, ये तो कॉमन है दोनों में। थर्ड है, थर्ड देखो, थर्ड का नाम बताएं। थर्ड है हेट्रोसाइक्लिक, देखो अगर साइकिल में, चक्र में सिर्फ कार्बन 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 हो तो उसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक। और कार्बन के अलावा अगर कोई दूसरा एलिमेंट आने लगे, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक। तो हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजीनस बेस, हेट्रोसाइकिल नाइट्रोजीनस बेस।
तो पहले नंबर बता दें हम, इसमें पॉइंट ए बता दें हम, आवाज़ नहीं, डीएनए में होते हैं ए, कहाँ दिख रहे, AGCT, और बी बता दें हम आरएनए में होते हैं AGCU। ये जो AG हैं ये कहलाते हैं प्यूरीन, प्यूरीन, और ये जो CT हैं ये कहलाते हैं पिरीमिडीन। ये जो AG हैं ये कहलाते हैं प्यूरीन, ये जो CU है वो कहलाते हैं पिरीमिडीन। ये प्यूरिन और पिरीमिडीन स्ट्रक्चर के बीच क्या है? प्यूरिन, अगर स्ट्रक्चर प्यूरिन से मिलती जुलती होगी तो कहा जाएगा प्यूरिन, और अगर स्ट्रक्चर पिरीमिडीन से मिलती जुलती होगी नाइट्रोजन के साथ तो वो कहलाएगी पिरीमिडीन। तो दोनों में प्यूरिन तो सेम है लेकिन दोनों में पिरीमिडीन डिफरेंट है। इसमें थाइमीन पाई जाती है, उसमें यूरिसिल। हो जाएगा? तो चलिए, कितना टाइम बचा है देखो, 2 मिनट। चलो, तो आप सबकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एडेनिन की। एडेनिन बनाओ इतना। हाँ, क्या हो गया सब? नहीं बन रहा है ऐसे बनाते? केमिकल कंपोजिशन में ही अब नाइट्रोजनस बेस पे आ गए हम। थर्ड पॉइंट में एडेनिन है, फिर ग्वानिन बनाएंगे, फिर साइटोसिन बनाएंगे, फिर थाइमिन बनाएंगे, फिर यूरिसिल, 5 बनाएंगे। एक पेज में आ जाएंगे। आज ही बनाना है। 60 सेकेंड है। देखो, ट्रिक ये है कि अल्टरनेट क्रम पे नाइट्रोजन लगाने हैं। जैसे एक नाइट्रोजन यहाँ लगाया तो फिर यहाँ ही लगाना है, फिर दूसरा नाइट्रोजन यहाँ लगाना है, फिर यहाँ ही लगाना है, फिर तीसरा नाइट्रोजन यहाँ लगाना है, फिर यहाँ ही लगाना है, फिर चौथा नाइट्रोजन यहाँ लगाना है। ये रिंग के अंदर है कार्बन के प्लेस पे, लेकिन जो 5वां नाइट्रोजन है अल्टरनेट क्रम में लगाना है, लेकिन रिंग के अंदर नहीं, वो रिंग के बाहर निकालना है। ऐसे इतने पे पहुँचो। अब देखो, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर एक को छोड़ के यहाँ डबल बॉन्ड, फिर एक को छोड़ के यहाँ डबल बॉन्ड। यहाँ पर देखो, यहाँ का कार्बन बैलेंस है 4, 1 2 3 4। यहाँ का कार्बन इनबैलेंस, सॉरी यहाँ का नाइट्रोजन इनबैलेंस है, तो यहाँ नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन लगा दो 3। यहाँ का नाइट्रोजन भी इनबैलेंस है, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन लगाना है, डबल बॉन्ड लगाना है, डबल बॉन्ड। दिस इज एडेनिन। जे स्ट्रक्चर हुई एडेनिन की। एडेनिन यहाँ लिखते हैं। एडेनिन की स्ट्रक्चर हुई है, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एडेनिन। फिर से समझाते हैं एक बार, क्योंकि एडेनिन की बन जाएगी तो ग्वानिन की बन जाएगी। यहाँ से चालू करना है, नाइट्रोजन फिर नाइट्रोजन, फिर एक, फिर नाइट्रोजन, फिर एक, फिर नाइट्रोजन। एक चारों तो रिंग में है कार्बन के प्लेस पे, लेकिन जो नेक्स्ट आओगे अल्टरनेट क्रम में वो ऊपर रखना है। बन गई एडेनिन। अब देखो, हाँ, बाकी जहाँ पे कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है। देख लो सब बैलेंस है, कहीं कुछ अनबैलेंस ना हो। 3 नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, नाइट्रोजन की 3, नाइट्रोजन की 3, नाइट्रोजन की 3, कार्बन की चेक करो यहाँ 4 है कि नहीं, 1 2 3 और एक। आवाज नहीं,
नदियाँ साफ हो गई थी ना बेटा, उसका कारण यही था कि हम लोग नहीं थे बाहर, हम कह रहे हैं आप लोग सफाई कुछ ना करो, सिर्फ गंदा नहीं करो तो भी पृथ्वी साफ हो जाएगी ना, साफ ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं, गंदा बस ना करो। चलिए, लास्ट वी स्टडीड द केमिकल कंपोजिशन, स्टिल इन प्रोसेस है ना, स्टिल इन प्रोसेस। फॉस्फेट ग्रुप हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस में डीएनए में AGCT और प्यूरिन पिरिमिडिन, ठीक है। चलिए तो हम ये फिर से बनाते हैं इसको। तो हमने लास्ट पढ़ लिया था केमिकल कंपोजिशन डीऑक्सीराइबोस शुगर, इसके अलावा फॉस्फेट ग्रुप पढ़ लिया था, H3PO4 सिंपल याद रखो, बाकी सब अपने आप बन जाता है, वो तो ऑक्जी एसिड और फॉस्फोरस में सीख चुके हैं। और फिर हम चल रहे थे नाइट्रोजनस बेस में 5 प्रकार के होते हैं टोटल, AGCT U, जिसमें से 4 होते हैं डीएनए में, 4 आरएनए में। डीएनए में T पाया जाता है और आरएनए में U। ये ऑब्जेक्टिव में आया है कि डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनस बेस नहीं पाया जाता, यूरेसिल। आरएनए में कौन सा नहीं पाया जाता, थायमिन। उल्टा पूछ लेते हैं, इन आरएनए द इन प्लेस ऑफ थायमिन विच नाइट्रोजनस बेस इज फाउंड, इन प्लेस ऑफ थायमिन यूरेसिल इज फाउंड, ठीक है ना। तो हम इनकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखिए एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल की बनाते हैं। तो पहले एडेनिन की बनाते हैं हम। ठीक है, इस प्रकार से आपको बना लेनी है। पहले एक 6 कार्बन की रिंग बना लेनी है, 5 कार्बन की रिंग बना लेनी है, ठीक है। यहाँ इसमें बॉन्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से चालू करना, नहीं तो गलत हो जाएगी। अब इसमें मनचाही जगह से नहीं करोगे चालू, यहीं से करना है, ध्यान देखिएगा, ठीक है ऐसा। इसके बाद क्या करना है आपको, अल्टरनेट क्रम में नाइट्रोजन लगाने हैं। एक यहाँ लगाया, फिर यहाँ नहीं लगाना, फिर यहाँ लगाया, सिर्फ नाइट्रोजन लगाने हैं, फिर यहाँ नहीं लगाना, फिर यहाँ लगाना है, फिर यहाँ नहीं लगाना, फिर कहाँ लगाना है, यहाँ पर लगाना है। और यहाँ रिंग के अंदर लगा रहे हैं नाइट्रोजन, यहाँ कहाँ लगाना है, रिंग के बाहर लगाना है। एक चीज़ देखो बड़े ध्यान से, इस नाइट्रोजन की वैलेंसी अभी एक घट रही ना, तो 2 तरीके हो सकते हैं, या तो एक हाइड्रोजन लगा दें, ठीक है ना, या एक बॉन्ड। हाइड्रोजन लगाएंगे तो सिर्फ इसकी वैलेंसी कवर होगी, लेकिन यहाँ के कार्बन की तो नहीं होगी ना। एक कार्बन है, एक तो हाइड्रोजन लगा उससे, तो एक हाइड्रोजन से हो गई, एक यहाँ से 2 और एक यहाँ से 3, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, डबल बॉन्ड, जिससे हमारा नाइट्रोजन भी सेटिस्फाई हो जाए एंड कार्बन भी सेटिस्फाई हो जाए हमारा, ठीक है। ये हो गया। अब इस नाइट्रोजन के लिए हमें यहाँ डबल बॉन्ड तो लगा नहीं सकते, नॉर्मली जान रहे हो आप, है ना। इस साइड भी नहीं लगा सकते, तो एक कार्बन बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लगा दें, सीधे हाइड्रोजन लगा देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, ये तो देखो जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ के कार्बन तो बैलेंस ही होंगे, देखने की जरूरत नहीं है। ये भी बैलेंस है, बस नाइट्रोजन चेक कर लो, ये नाइट्रोजन बैलेंस है, ये नाइट्रोजन बैलेंस है। ये हमारा फर्स्ट बन गया एडेनिन, एडेनिन बना लो, फिर हम ग्वानिन बना रहे हैं, देख लो, क्रॉस चेक कर लो। ये प्यूरिन है, ये प्यूरिन की हेटेरोसाइक्लिक रिंग इसलिए कहते हैं, अगर रिंग में सिर्फ कार्बन कार्बन हो तो वो कहलाती है आपकी होमोसाइक्लिक रिंग, और अगर रिंग में कार्बन के साथ नाइट्रोजन भी आ जाए तो दैट इज कॉल्ड, मतलब नाइट्रोजन नहीं, कोई दूसरा एलिमेंट आ जाए, सल्फर आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, ठीक है ना। जनरली सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन में से ही कोई आता है, तो वो कहलाते हैं हेटेरोसाइक्लिक रिंग। ये फर्स्ट नाइट्रोजनस बेस है जो डीएनए आरएनए दोनों में पाया जाता है, बोथ, है ना, इन डीएनए आरएनए। दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं, तो पहले रिंग बनाते हैं, ग्वानिन बना रहे हैं हम ना। इसकी भी जो स्ट्रक्चर होती है प्यूरिन से मिलती जुलती है, इसलिए इन दोनों को, एडेनिन और ग्वानिन को, प्यूरिन कहते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ कोई चेंज नहीं लाना है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं लाना है, ये पहली बात ध्यान रखिएगा, यहाँ कोई चेंज नहीं लाना है, ठीक है, यहाँ कोई चेंज नहीं लाना है। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनो, ठीक है। इस बॉन्ड में भी कोई चेंज नहीं लाना है, ठीक है, कोई चेंज नहीं लाना है। इस वाले N2 को उठा के यहाँ करना है, ऐसे, ठीक है ना। जो N जहाँ पड़े उनको यहाँ पड़े रहने देना है, कुछ डिस्टर्ब नहीं करना है। जो N जहाँ पड़े हुए हैं उनको वहीं पर लगे रहने देना है, ठीक है। अब बॉन्ड बाद में लगाएंगे। इस N2 को उठा के यहाँ करना है और इस पोजीशन पे करना है डबल बॉन्ड O, इस पोजीशन पे करना है आपको डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब बस हमें बैलेंस करना है, देखो ये नाइट्रोजन बैलेंस चेक करो। अब अगर हम देखें, यहाँ देखो, यहाँ के तो कार्बन बैलेंस होंगे, क्लियर है, यहाँ का कार्बन बैलेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बॉन्ड तो नहीं लगा सकते,
इस नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए? नहीं लगा सकते ना यहाँ पर बॉन्ड ना, समझ में आ रही बात? अब यहाँ पर बॉन्ड नहीं लगा सकते तो ऐसा क्या लगाएं कि नाइट्रोजन बैलेंस हो जाए? तो यहाँ हम लगाएंगे हाइड्रोजन, ए हाइड्रोजन लग गया। अब बात आ रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर मान लो इस नाइट्रोजन को हमने हाइड्रोजन से बैलेंस कर दिया, चलो ठीक है, फिर एक कार्बन अनबैलेंस रह जाएगा। कार्बन क्यों, कार्बन है और कार्बन से ये क्या जुड़ गया, NH2, एक यहाँ एक यहाँ। अब NH2 जुड़ा होगा तब H निकाल के ही जुड़ा होगा ना, तो यहाँ पर क्या लगा दें हम, डबल बॉन्ड। तो ये हो गई आपकी ग्वानिन। ये ग्वानिन हो गई, दिस इज ग्वानिन। बना लो फिर एक बार और समझा रहे हम। ये दोनों कहलाती है प्यूरीन, कॉम्बाइन फॉर्म में इन दोनों को कहते हैं हम प्यूरीन, A एंड G को। दिस इज कॉल्ड प्यूरीन। क्योंकि ये स्ट्रक्चर प्यूरीन से मिलती जुलती है। ध्यान रखिएगा ये रिंग के अंदर है, हम क्रॉस चेक कर रहे हैं कुछ अनबैलेंस तो नहीं है, ऑल आर बैलेंस। एक तो तरीका हो सकता है रटे, दूसरा तरीका हो सकते हैं समझे, तो हम कहेंगे दोनों लगाओ, रटने का भी लगाओ समझने का भी लगाओ, जहां दिक्कत होगी वहां पर कर लेना। देखो हम इसको रटने की अगर कोशिश करें तो यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करना, यहाँ भी कोई डिस्टर्ब नहीं करना। यहाँ से NH2 यहाँ डबल बॉन्ड O और बेस यहाँ पे NH, तो बन जाएगा हमारा ग्वानिन। मतलब पूरा उतार दें कॉपी पेस्ट, यहाँ NH2 कर दे और यहाँ डबल बॉन्ड O कर दे, A बॉन्ड हटा के यहाँ पर NH कर दे, तो बन जाएगा ग्वानिन। ये रटने वाली मेथड है, मतलब यहाँ से यहाँ तक कोई चीज़ नहीं, यहाँ NH2 यहाँ डबल बॉन्ड O और यहाँ से गया। अगेन क्रॉस चेक कर रहे हैं हम, 4 3, ये तो 4 ही होगा, 3 1 2 3 4 3 4 2 3 सब पहले। तो ये हो गई हमारी प्यूरीन्स, प्यूरीन्स हो गई। एक बच्चा बोला सर उल्टा कर दे, तो उल्टा फिर बेटा सब कुछ उल्टा करना पड़ेगा। मतलब आप इसको अगर यहाँ लगा रहे हो इसको ऊपर, तो फिर ये भी उल्टा करना पड़ेगा, दूसरे तरीके से ही बना सकते हो, है ना। हाँ हाँ कार्बन है, कार्बन है, कार्बन जी, ये अलग से रिंग में अलग है ना, ध्यान रखिए। एडेनिन ग्वाइनिन की हो गई। अब साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल की, इनकी स्ट्रक्चर मिलती है पिरीमिडीन से, इसलिए इनको पिरीमिडीन कहा जाता है। तो अब देखिए साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल की स्ट्रक्चर। अभी अभी हमने बनाई ग्वानिन की, थोड़ा हम आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं स्ट्रक्चर को ग्वानिन से। थोड़ा सा हम आपको साइटोसिन की जो स्ट्रक्चर ग्वानिन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करो, इस स्ट्रक्चर को उठाओ, इस वाली को, ठीक है। तो यहाँ N लगाओ, यहाँ भी N लगाओ, अब क्या करो, इस NH2 को ऊपर भेज दो, डबल बॉन्ड O को नीचे भेज दो। NH2 को यहाँ भेज दो और डबल बॉन्ड O को यहाँ भेज दो। चलो अब प्रोसेस लगाते हैं। यहाँ का कार्बन की वैलेंसी 3 हो रही और यहाँ की भी कितनी हो रही, 3, 2 यहाँ से, 1 हाइड्रोजन से, तो यहाँ क्या लगा दे, डबल बॉन्ड, ये बैलेंस हो गया। यहाँ डबल बॉन्ड लगा नहीं सकते, क्योंकि अगर यहाँ लगाएंगे तो नाइट्रोजन तो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन कार्बन की कितनी हो जाएगी, 5। तो यहाँ इसको बैलेंस तो करना है, तो क्या लगा दे, NH लगा दे। यहाँ डबल बॉन्ड लगा नहीं सकते, इसकी तो 3 हो जाएगी, इसकी 5।
इसमें अगर H लगा दे, इसमें H, तो नाइट्रोजन तो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन यहाँ का कार्बन अभी इनबैलेंस है, क्योंकि यहाँ Na2 तभी आया जब कार्बन से हाइड्रोजन निकला। तो यहाँ क्या लगा दे, दिस इज साइटोसिन। ये स्ट्रक्चर आप लोग तभी सही बना पाओगे एग्जाम में अगर आएंगे जब इनकी खूब प्रैक्टिस करो, नहीं तो हमें पता है बहुत खतरनाक तरीके से कंफ्यूज होगे बेटा। प्रैक्टिस से ही ये परफेक्ट आएंगी। कितने नंबर में आ सकते हैं क्वेश्चन? केमिकल कंपोजिशन आएगा तो 3 नंबर में तो आएगा बेटा। कौन सा अब आपके ऊपर है बेटा, आपसे कोई केमिकल कंपोजिशन पूछे तो आप सिर्फ थ्योरी में लिख के आए, दूसरा बच्चा स्ट्रक्चर में भी लिख के आया, तो आपको 2.5 मिल रहे हैं, उसको 3 मिल जाएंगे 3 में से। देखिए अगर हमारे आगे पीछे किसी ऐसे बच्चे की कॉपी बिक गई जिसने बहुत अच्छा लिखा है, तो ये पक्का मान के चल लो आपके नंबर, अब माइंड सेट हो जाता है ना पक्का। उसने देखा कि अरे हमने अभी तो इतनी अच्छी कॉपी चेक की कम, ये बिल्कुल नेचुरल माइंड सेट है। आप देखना जैसे जैसे कॉपी चेक होती जाती हैं, टीचर का स्वभाव चेक करते समय बदलता जाता है, ये हम लोग फील करते हैं। मान लो एक बहुत ख़राब कॉपी आ गई, उसके बाद थोड़ी अच्छी लिखी आ गई, तो अब दिल से आता है थोड़ा नंबर दे दो इसके। देखो आप ये मान लो कि है तो वो भी इंसान है ना, तो जो मेंटल एक थिंग होती है आपकी, एक साइकोलॉजी होती है, वो इफेक्टेड होती ही है। दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ी जगह चले जाओ, साइकोलॉजी इफेक्ट करती है आपको, ये हम बता देते हैं आपको। साइकोलॉजी से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। हमने तो इसको कई जगह चेक किया है, कई जगह। आपका एटीट्यूड आपकी पहचान होती है, ठीक है। जैसे कि हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो हम इस चीज़ को देखते थे, वहाँ के सर जो बच्चे बहुत ज़्यादा ऐसे लगेंगे कि गांव से आए हैं बिल्कुल शांत, उन पे तो सर लोग चढ़ बैठते थे। कोई गुंडा है वो नकल भी कर रहा, देख लिया ऐसे निकल के चले जाते थे। साइकोलॉजी बहुत है, एक गलत है, हम इसको सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन एटीट्यूड एक इफेक्ट करता है आपकी पर्सनालिटी को। चलिए तो ये हो गया साइटोसिन। अब बनाते हैं थायमीन। थायमीन बनाने के लिए इसी स्ट्रक्चर को उठाते हैं, ठीक है। चलो हम इसी में बना दें क्या, हम क्यों मेहनत करें। डबल बॉन्ड ओ लगा दो यहाँ, डबल बॉन्ड ओ। हेलो जी जी सर जी 100%। एक दिन फ़ोन आया, मैं से माइक लगा के बात कर रहे, सब रिकॉर्ड हो गया। हमने कहा ये तो घर के राज बाहर जा रहे। एक मंत्री जी का अभी ऑडियो वायरल हुआ था, सुना तुम लोगों ने। अरे वो कुछ ही विभाग के बहुत बड़े अधिकारी हैं, तो वो वैक्सीन लगवाने चले गए। उन्होंने अपनी मिसेज से वादा किया था कि हम भी चलेंगे, आपको ही लगवाए। तो उनकी मिसेज का फ़ोन आया, उन्होंने बोले कहाँ हो आप, इंग्लिश में चल रही थी, बोले वैक्सीन लगवा। अरे उसकी मिसेज ने इतना बुरा डांटा, वहीं पर रिपोर्टर माइक लगाए, पूरा रिकॉर्ड हो गया। अब बहुत बुरा डांटा, वो इतना ही बस कह पाया, आ रहे बहुत बुरी। तुम लोग भी भैया बहुत बुरी हालत होती है। तो हम सोच रहे तुम लोग सलाह दो, शादी करनी चाहिए कि नहीं, दो सलाह। क्या दो, कोई अनुभवी तो है नहीं है पे। चलो भैया आ जाओ अपने लौट के वापस। देखो उसी में Na2 की जगह डबल बॉन्ड O कर दो, डबल बॉन्ड O कर दो, ठीक है। चेक करते हैं अब, हाँ नहीं चेक करते हैं अब। तो इस कार्बन की वैलेंसी तो 5 हो गई, तो ये हटाना पड़ेगा। तो इस कार्बन में समस्या, इस नाइट्रोजन में समस्या आ गई, तो क्या लगा दें, नोट कर लीजिए। देखिए साइटोसिन, साइटोसिन दिस इज साइट, यहाँ पर CH3 भी लगाना है। दिस इज साइटोसिन, साइटोसिन एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन, दिस इज थाइमिन, सॉरी है ना, दिस इज थाइमिन। दिस इज थाइमिन।
चेक कर ले, 4 3 4 4 4 3। C3 भी लगाना है यहाँ पर। ठीक है, बन गया। चलिए, तो ये CH3 को हटा दीजिए, तो ये बन गया यूरेसिल। बनाइए नेक्स्ट, दिस इज यूरेसिल। यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके पहले थाइमिन को T से। ये पाया जाता है RNA में, और इसके पहले थाइमिन पाया जाता था आपका DNA में, है ना। यूरेसिल इन RNA में, आप चाहो तो लिख सकते हो यहीं पर इन RNA, और थाइमिन के नीचे लिख सकते थे DNA में, है ना। बाकी 3 तो दोनों में कॉमन है, इन्हीं में दोनों में होता है। तो एक केमिकल कंपोजिशन बनवा दिया हमने। इनको पिरीमिडीन इसलिए कहते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर पिरीमिडीन से मिलती जुली है। यहाँ पर पिरीमिडीन होता है C5H5N, इसलिए। चलिए, सिर्फ CH3 हटा दो तो यूरेसिल बन जाएगा। बैलेंस है, सब चेक कर सकते हो। अब यहाँ से CH3 हटा तो अपना H वापस आ गया। नेक्स्ट हेडिंग थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। अब 2 नंबर के क्वेश्चन आने हैं आपके में, ध्यान रखिए। ठीक है, तो हेडिंग डालिए। देखिए, क्या न्यूक्लियोसाइड पूछे क्या न्यूक्लियोटाइड पूछे, आपको पूरा हेडिंग जो हम लिखवा रहे हैं वो लिख के आना है। तो हेडिंग डालिए, ये आ सकता है ना, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, ध्यान रखिएगा, नाम में थोड़ा सा फर्क है। वो न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोटाइड है। देखो, हम आपको समझाएं। हमने देखा कि डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक चेन होती है, और दूसरी चेन भी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की होती है, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन आपस में लिख जाती है तो हमारे बन जाते हैं डीएनए के